दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी और इसका कारण था केशव का शराब पीना। केशव रोज शराब के नशे में धुत लड़खड़ाते हुए घर आता था। अरे गंगा, चल खाना लगा। कितनी बार बोला है आपको कि शराब पीकर घर मत आया कीजिए। अरे ये मेरा घर है, तू कौन होती है मुझे घर में ऐसे रोकने वाली? मैं आपकी पत्नी हूँ और ये आपका बेटा सौरभ, और सौरभ को आपसे बहुत डर लगता है। कम से कम इसके लिए तो शराब पीना छोड़ दीजिए। ये मेरा बेटा है, मुझसे थोड़ी ना डरेगा। तू कुछ भी बोलती है अनाप शनाप। सौरभ, अरे सौरभ! सौरभ अपने पिता से डरकर अंदर के कमरे में भाग जाता है। तूने मेरे बेटे को डरपोक बना दिया है। और नशे की हालत में केशव गंगा को पीटता रहा। ये सब रोज का था। केशव रोज शराब पीकर आता और नशे में अपनी पत्नी को मारा करता था। केशव का बेटा सौरभ उससे बहुत डरता था और वो अक्सर किसी कोने में छुप जाया करता था। एक दिन की बात है, गंगा ने ठान लिया था कि आज वो केशव के इस रोज रोज के शराब की समस्या से मुक्ति पाकर ही रहेगी। इसलिए गंगा ने अपने पिता मधुकर राव को घर बुलाया था। पिताजी, अब ये रोज का हो गया है। ये खूब शराब पीकर आते हैं और मुझे मारते पीटते हैं। अब तो सौरभ अपने पिता से डरने लगा है। तू चिंता मत कर, मैं दामाद जी से बात करूंगा। बाप बेटी केशव के घर लौटने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद केशव आया, पर वो नशे में धुत था। अरे गंगा, अरे ससुर जी, आप कब आए? गंगा, अपने पिता की अच्छे से ख्याल रखो, उन्हें अच्छा अच्छा खिलाओ पिलाओ। मैं खाना पीना खाने नहीं, बल्कि आपसे बात करने आया हूँ दामाद जी। मुझसे बात करने? किस बारे में? आपकी इस रोज रोज की शराब की आदत के बारे में। दामाद जी, आप समझदार हैं, आप जानते ही होंगे कि इस शराब की आदत की वजह से आपका पारिवारिक जीवन खराब होता जा रहा है। आपका तो बेटा भी आपसे डरने लगा है। बस ससुर जी, ये मेरा अपना मामला है, आपको इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी और नवासे की भलाई के लिए बोल ही सकता हूँ। वो आपकी बेटी थी, अब मेरी पत्नी है। मैं उसे जैसे रखूं उसे रहना पड़ेगा, चाहे मैं उसे मारूं, पीटूं या कुछ भी करूं। नहीं दामाद जी, आप ये गलत बोल रहे हैं। वो मेरी बेटी अब भी है, मैं उसे आपके साथ मार खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। तो ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ, मैं भी देखता हूँ कितने दिन पालोगे। चल बेटी, अब इस आदमी से बात करना ही बेकार है। पर सौरभ, मम्मी मैं आपके साथ ही रहूंगा। हाँ, तू भी चला जा अपनी माँ का पल्लू थाम के। चलो गंगा, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। गंगा और सौरभ मधुकर के साथ चले गए। मधुकर राव गांव में रहते थे। उनका आम का बगीचा था। नाना, इतने सारे आम, ये सब तो मैं खाऊंगा। हाँ हाँ, खा लेना, ये सब मैंने तेरे लिए ही तो उगाया है मेरे लाडले। सौरभ नाना के घर पहुंचकर बहुत खुश था, पर गंगा परेशान थी। वो खर्चे का सोच रही थी। पिताजी, मैं यहाँ आ तो गई, पर मेरी वजह से आपका खर्च बढ़ जाएगा। इन आमों को बेचकर जैसे तैसे आपका गुजारा हो रहा था। अब हम दोनों का भी बोझ आप पर आ गया। अब सब कैसे होगा? इतना मत सोच गंगा, वो ऊपर वाला है ना, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा ही। मैं खुश हूँ कि तुझे उस शराबी पति के साथ रहना नहीं पड़ रहा है। भगवान सब ठीक कर देगा। ठीक है। गंगा ने घर का सारा काम संभाल लिया। अब मधुकर राव सारा समय अपने आम के बगीचे में रहते थे, अपने नवासे के साथ बातें करते। नाना जी, वो पेड़ आपने कब लगाया था? वो पेड़ शायद जब तेरी माँ तेरी उम्र की होगी तब। बाप रे, और वो सबसे बड़ा वाला? वो मैंने नहीं लगाया बेटा, वो तो मेरे पिताजी ने लगाया था, मेरे भी जन्म के पहले। मतलब वो आपसे भी
तभी गंगा सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। अब बस हुआ आप दोनों का, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। अरे गंगा, काफी दिन हो गए तेरे हाथ की वो स्वादिष्ट चटनी खाए हुए। देख, आम भी कच्चे हैं, वो चटनी मिल जाती तो मजा आ जाता। ठीक है पिताजी, आज बनाती हूँ, शाम में ले आऊंगी। अरे वाह। मधुकर और सौरभ चाय के साथ नाश्ता करने लगे। गंगा रसोई लौटी और वो मसालों से चटनी बनाने लगी। कुछ ही देर में उसकी चटनी तैयार हो गई। अब ये तैयार है। गंगा चटनी लेकर बगीचे में लौटी तो वहाँ मधुकर के 2 दोस्त भी थे। पिताजी, चटनी बन गई है। अरे वाह, इन दोनों को भी खिलाओ। ठीक है पिताजी। गंगा ने 2 कच्चे आम काटे और उन्हें चटनी लगा दी और सबको परोसा। कच्चे आम का स्वाद लेते ही अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है, चटाकेदार। मैंने कहा था ना, मेरी गंगा बहुत अच्छी कच्चे आम की चटनी बनाती है। हाँ भाई, अगर ये कच्चे आम की चटनी बनाना शुरू कर दे तो हाथों हाथ सब खत्म हो जाएगी, लोग दीवाने हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ये बात सुनकर गंगा सोचने लगी। वैसे भी मैं खर्चे का सोच ही रही थी। अगर कच्चे आम बेचकर मुझे पैसे मिले तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या हुआ गंगा? पिताजी, मैं सोच रही हूँ कि जैसे काका ने कहा, कच्चे आम का व्यापार ही खोल लूं। कम से कम कुछ तो कमाई होगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं भी तेरा साथ दूंगा। और अगले ही दिन से गंगा ने मार्केट में कच्चे आम का ठेला लगाया। उसके ठेले पर कच्चे आम देखकर, ये कच्चा आम कितने का है? 15 रुपए प्लेट। मुझे 1 प्लेट देना। गंगा ने उस औरत को 1 प्लेट कच्चे आम दिए और 15 रुपए ले लिए। वाह, इतना स्वादिष्ट कच्चा आम मैंने पहले कभी नहीं खाया। इसके बाद कई और ग्राहकों ने गंगा के कच्चे आम की तारीफ की। पहले ही दिन गंगा के कच्चे आम मशहूर होने लगे थे। शाम तक सारे आम खत्म हो चुके थे। गंगा ने ठेला बंद किया और अपनी पहली कमाई देखकर वो बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी घर लौटी। कैसा था आज का दिन? बहुत अच्छा पिताजी, लोगों को मेरे कच्चे आम बहुत पसंद आए। कितने सारे लोगों ने मेरी तारीफ की। और तो और ये देखिए, आज की कमाई। अरे वाह, मुझे यकीन था तू कर ही लेगी। आज के सारे आम खत्म हो गए पिताजी। मैंने और कच्चे आम तोड़ के रखे हैं, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कच्चे आम बाहर से खरीदने होंगे। भगवान करे तेरा नया व्यापार खूब फले। धन्यवाद पिताजी। मेरा सौरभ कहाँ है? वो खेल कूद करके थक गया था। मैंने उसे खाना खिलाया और फिर वो सो गया। पिताजी, आप हमारा साथ नहीं देते तो हमारा क्या होता? मेरी गुड़िया, मैं अपनी बेटी का कैसे साथ नहीं दूंगा? तू तो मेरी गुड़िया है, मेरी परी, और तू कभी भी मुझ पर बोझ नहीं बनेगी। गंगा ने अपने पिताजी को गले लगाया और शुरू हो गया आत्मनिर्भरता का अभियान। गंगा रोज कच्चे आम बेचती और उसके पिताजी उसकी मदद करते, सौरभ को संभालते। अब गंगा को अपने शराबी पति की कोई जरूरत नहीं थी। सही कहा था मधुकर राव ने, बेटियां बोझ नहीं होती,